ये कह के कि 20 मिनट में मैं करूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कॉमन धरातल जो है वो ढूंढें। और मुझे याद आ रहा है कि एक नावल है कंथापुरम, मिस्टर राव ने लिखा है, इंग्लिश में एक ही नावल है, लेकिन उसमें जो पृष्ठभूमि है वो कर्नाटका की है, एक गांव की है कहानी। कंथापुरम एक गांव है, तो उसमें एक वो जो वहाँ का आम तौर पर लोग एजिटेट करते हैं और एक वो जो स्लोगन लगाते हैं कि विद द सेक्रीफाइस ऑफ चेतन दास, विद द फायर एंड करेज ऑफ भगत सिंह एंड अंडर द लीडरशिप महात्मा गांधी वी विल ब्रिंग फ्रीडम। तो कॉमन मैन उसको किस तरह साझा कर रहा था। तो आज हम वो सांझी धरातल, और मुझे मैं मनमथनाथ गुप्त जी से, क्योंकि वो गदर उनके ककोरी केस में उनको उम्र कैद हुई थी, राम प्रसाद बिस्मल अशफाक के साथी थे, तो उन्होंने बड़ा स्वभावक कहा कि हम सब इनकलाबी बनारस में महात्मा गांधी जी की एक काल पे आए थे। तो मेरे मन में बड़ी उत्सुकता हुई कि वो कौन सी काल थी जिस पे वो सारे इनकलाबी जो हैं वो कौमी लहर के उस मूवमेंट में आए, और मैंने वो ढूंढी। वो गांधी जी का एक लेक्चर है, वो कहते हैं कि मेरे साथ मौलविया जी बैठे हैं। मैं जब हिंदुस्तान आया था तो मुझे लगता था कि मैं इनके कदमों में बैठ के अगर सेवा कर दूं तो मेरा काम पूरा हो जाएगा, लेकिन आज हम दो अलहदा विचारों में टकराव है हमारा, क्योंकि ये कहते हैं कि कोई हिंदू विश्वविद्यालय बनाया था, ये कहते हैं कि नौजवान पढ़ें, नौकरी करें, अपने परिवारों को मदद करें, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा परिवार भारत है, और नौजवानों को ये थोड़ी देर के लिए जो अपने परिवार के लिए काम है वो बंद करके देश के परिवार के लिए आना चाहिए। देखिए उस आवाज़ में कितनी ताकत थी कि चंद्रशेखर आज़ाद 14 साल के थे, वो भी निकले, उसी सत्याग्रह में उन्होंने हिस्सा लिया, और जब उन्हें पकड़ा गया तो 14 बैत की सज़ा हुई। अब बैत खाना बहुत भयानक था। नॉर्मली ये गिना जाता था कि जो आदमी अपने आप को बहुत धूत समझता है, बड़ा बोल्ड समझता है, वो भी गिर जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जंगल में बीलों के साथ पलने वाले, उन्होंने 14 बैत खाए। और जो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि बाद में जेलर 4 आने देता था कि जाके गर्म दूध पी लेना, तो वो 4 आने उसके मुंह पे फेंक के अपने पाँव पे आ गए। और उस शाम को बनारस में जो सभा हुई उसमें पहली फ़ोटो हमें चंद्रशेखर आज़ाद जी की मिलती है। 14 साल का लड़का खड़ा है, और उसके खड़े होने के साथ पूरा जो बनारस है वो खड़ा हो गया। तो ये एक, मैं इसमें क्या कि आप अपने निज को छोड़ के समाज के लिए काम करें, ये एक बहुत बड़ी उक्ति है जो आज भी हमें देखने की ज़रूरत है। मैं अपना बचपन, क्योंकि मेरा बचपन कई सारे लोगों ने मुझे प्रभावित किया। मेरे मदर का तो एक बहुत सूक्ष्म तौर पे मेरे मन में डाला हुआ प्रश्न कि लोग मुझे पूछते हैं घर में कि घर में भगत सिंह को जानने वाला कोई है। मैं बड़ी सूक्ष्मता से मुझे बताया कि रिश्तेदारी जो है वो जानने से बनती है। तो मैंने वो हर जानना चाहा जिसमें भगत सिंह जिनके साथ रहे, और उसमें हमारे कुछ ऐसे बुजुर्ग भी थे। एक हमारे सज्जन सिंह मृगनपुरी सोशलिस्ट थे, लेकिन उनके बारे में ये था कि उनकी सच्चाई पे अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट भी इतना एतबार करते हैं कि अगर सज्जन सिंह कह रहा है तो फिर हमें उसकी वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। वो पार्टी में आए, और बाद में उनसे क्या सीखा, मैं कि मेरे बचपन जो है वो गांधीवादी इस तरह था कि खद्दर पहनना है ताकि उसको खुद धो सकें, क्योंकि माताजी तो बाहर पॉलिटिकल काम में रहते थे, तो मुझे अपनी भरजाई के पर भी डिपेंडेंट ना होना पड़े, और सादगी में रहना है लेकिन पढ़ना है। तो वो एक प्रभाव का पीरियड था जब गांधी जी ट्रांसलेट होते थे यूथ के लिए एक सादगी में। और उसके बाद एक पीरियड में जो जिसकी बात हम कर रहे हैं कि एक भ्रम पैदा किया जाता है, और क्योंकि हम इस धरती पे हैं तो मुझे लग रहा था कि
महाभारत के 2 चीज़ें मैं आपसे ज़रूर शेयर करूं जो मैंने सीखी कि द्रोणाचार्य को कैसे मारा गया, आधा सच बोल के, कि हाफ ट्रुथ कैन किल, जो सबसे बड़ा मतलब गुरु है उसको मारना है तो आधे सच से मारा। और नौजवान अभिमन्यु कैसे मरा, कि उसे आधा ज्ञान था। तो आज जिस चीज़ से हम टकरा रहे हैं वो आधे सच और आधे ज्ञान से टकरा रहे हैं। और भगत सिंह पैरेलल है। भगत सिंह बीच में वो भी अपना स्कूल छोड़ देते हैं। अब देखिए गांधी जी की काल का असर कि भगत सिंह भी स्कूल छोड़ देते हैं और वो अभी 10वीं नहीं की थी उन्होंने। उसके बाद गांधी जी नौजवानों कहते हैं कि जाओ भी आप, ये काम तो हो नहीं पाया क्योंकि मैंने कहा था कि स्वराज 9 महीने में आ जाएगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो प्रॉब्लम अगर हमारे समाज की अगर वो ठीक नहीं होती तो स्वराज का कोई मतलब नहीं होगा। और वो क्या है कि यहाँ पर धर्मों के नाम पे मतलब जो है हमारी समाज में टकराव बना हुआ है। यहाँ पर हम 1/3 लोगों को इंसानी हक नहीं देते, अछूत कह के उनको दूर रखते हैं। और तीसरा है कि नौजवान लड़की लड़कियाँ कहाँ, ये मतलब उस सारी मूवमेंट का एक्शन था जो भगत सिंह ने बाद में नौजवान भारत सभा जब बनाई। क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भगत सिंह को गांधी जी को मिलाने के लिए उनके पिताजी बेलगांव कांग्रेस लेके गए थे, क्योंकि जो 1923-24 की कांग्रेस हुई बेलगांव में, भगत सिंह घर से दौड़ चुके थे। तो उनके पिताजी को लगा कि ये 16 साल का लड़का घर से भाग रहा है, इसको ये तो समझाएं कि लीडर बनना है तो कैसे बना जाता है। तो उनको सुभाष से मिलाया कि देखो ये नौजवान है, ये भी कॉलेज से निकाल दिया गया था, लेकिन इसने पिता ने इसका टेस्ट लिया कि तुम जाओ, मैं इंग्लैंड तुम्हें भेज देता हूँ, तुम ICS बन के दिखाओ तो मुझे एतबार आएगा कि तुम में कोई क्षमता है, नहीं तो घर मतलब पढ़ने से तो नहीं बनेगा। और वो बने और नहीं किया, ये भी उनका था कि उन्होंने बाद में ICS नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को लिखा अपने बड़े भाई के रास्ते से कि मेरे पिताजी ने एक टेस्ट दिया था वो मैंने पास कर लिया कि मेरा 4थे नंबर पे ICS की लिस्ट में है, लेकिन पिताजी ने ये भी कहा था कि गुलामी पे साइन नहीं कर रहे, तो इसलिए मैं नौकरी साइन नहीं कर रहा क्योंकि वो गुलामी होगी। तो ये असर, और उसके बाद फिर कौमी कॉलेजेस का बनना, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप वापस कॉलेज जाइए, तो भगत सिंह कहते हैं कि वो तो छोड़ आए, अब कोई नया तरीका बताइए पढ़ने का। तो उस वक्त लाला लाजपत राय जी ने नेशनल कॉलेज बनाया और भगत सिंह का स्पेशल टेस्ट हुआ उसमें पास होने के लिए। तो वो एक धारा है कि जिसने उनको, लेकिन जहाँ मतलब आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जो भगत सिंह का क्रिटिक है, गांधी जी को नज़दीक से देखा, उनको मिलाया गया, शायद सामो सामने तो नहीं, लेकिन बताया कि देखो ये महात्मा जी इंग्लैंड वगैरह पढ़ के आए थे, तब ये लीडर हैं, तो पहले पढ़ो फिर उसके बाद घर से भागना, लीडरी करनी। तो ये एक धरातल बन रहा है। लेकिन उसके बाद भगत सिंह जब नेशनल कॉलेज में आए तो उनका पढ़ने का दौर शुरू होता है। और इन दिनों मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च मिली, शायद आप सबको भी ये नई जानकारी हो, कि लाहौर ने 4 नोबेल प्राइज़ विनर पैदा किए, कलकत्ते ने 6 किए। लाहौर और कलकत्ते में साझ क्या थी कि वहाँ पर जनता के लिए बंगाल में साइंस बंगाली में पढ़ाई जाती थी। अब सत्येंद्र बोस बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनकी जितनी राइटिंग्स है सब बंगाली में। और जगदीश चंद्र बोस ने कहा कि मेरे यहाँ जो रिसर्च होगी उसका कोई पेटेंट नहीं होगा, और वो आप लोगों को बंगाली में समझाएंगे कि उनके लिए क्या बना उसमें से जो आपने निकाला है। तो लोगों के साथ उसका जुड़ना, और यही लाहौर में हुआ। तो भगत सिंह को जो धरातल मिला वैज्ञानिक सोच का, वो वहाँ के रुचिराम साहनी के 500 पंजाबी के लेक्चर्स हैं। साइंस, आम आदमी की ज़िंदगी की साइंस जो पढ़ाई जाती है। तो मुझे लगा कि ये स्वाभाविक नहीं है कि वो जस्ट एकदम बन गए, क्योंकि एक धरातल मिला उनको, एक सोचने का तरीका मिला। साइंस का मतलब एक सोचने का तरीका है कि आप सवाल करते हैं, सवाल का फिर जवाब ढूंढते हैं, फिर उस करते हैं। तो यहीं पर जो कॉमन ग्राउंड आगे है, मैं उसको शॉर्टली अगर कहूँ तो मेरा सारे विचार करने के बाद बना कि भगत सिंह गांधी के पूरक हैं, कम्प्लीमेंटरिटी है उनकी। कैसे? क्योंकि जब मतलब वहाँ पर, क्योंकि उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग है
कि गांधी जी की रेवोल्यूशनरीज के साथ 1924 की बेलगांव कांग्रेस के बाद एक डिबेट है, और वो डिबेट कंक्लूड क्या करते हैं गांधी जी, जो मैंने पहले कहा कि भाई पहले ये 3 प्रॉब्लम्स का हल निकालो, फिर मत स्वराज की बात करना। और वो लेके भगत सिंह नौजवान भारत सभा बनाते हैं। नौजवान भारत सभा के यही थीम थे कि नौजवानों के दिमाग से ये जो जात पात का प्रश्न है और ये जो धर्म का प्रश्न है, इसको हटाया जाए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। वो जो बात गांधी जी ने डिफ़ाइन की, उसको भगत सिंह ने आगे लिया। और इस तरह पूरकता है, क्योंकि गांधी जी से जब पूछा गया कि आप जब सत्याग्रही थे तो आपने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, तो कहते मैं अब 1925 में पॉलिटिशियन हो गया हूँ। सत्याग्रही का मतलब था कि मैं एक सोशल वर्क के तौर पे समाज में ऐसा समाज खड़ा कर दूंगा जो ब्रिटिश राज को ख़त्म करके एक नया समाज बनाएगा। लेकिन अब मुझे समझ लगी कि जब तक आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं करते, तो उस वक़्त मतलब भगत सिंह ने कहा कि जो उन्होंने असूल बनाए वो तो प्रिंसिपल ठीक है। अगर आप भगत सिंह को पढ़ें तो भगत सिंह खुद चल के सेंट्रल असेंबली में गए, वो ड्रामा किया ताकि उनको सुना जाए, कहीं ये ना हो कि छोड़ दें, तो इसलिए उन्होंने वो धुएं वाला बम फेंका वहाँ पर। और बाद में जो गांधी जी ने कहा था कि मेरा सत्याग्रही है, अगर किसी कानून को नहीं मानता तो उसको तोड़ेगा और फिर कहेगा कि मुझे सुझाव दो। तो भगत सिंह उस पर क्रिटिक करते हैं कि गांधी जी ने पूरा नहीं पढ़ाया उनको, वो वहाँ पर अपनी पॉलिटिकल बात नहीं करते, कानून तोड़ते हैं और चुपके से सजा भुगत लेते हैं। वो उसको प्लेटफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो भगत सिंह ने और उनके साथी डी.के. दत्त ने बड़ी खूबसूरती से किया। दूसरा ये है कि अगर आपके पास कोई और पावर नहीं है तो आत्मक पावर यूज़ करिए। जैसे ही वो मुकदमा ख़त्म हुआ, उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिसका जिक्र मैंने किया कि वो कर्नाटका के गाँव तक वो स्पिरिट पहुँची कि अगर जैतन दास को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहादत दी थी, और उसने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया। गांधी जी बड़ा वाच कर रहे हैं कि नौजवान किधर को जा रहा है, और उसी लिए जो पोस्टपोनमेंट थी कि एक संपूर्ण आज़ादी का मता जो है वो कलकत्ता कांग्रेस में लाया गया था, तो गांधी जी ने 1 साल का टाइम लिया कि चलो 1 साल ब्रिटिश को देते हैं, अगर वो डोमिनियन स्टेटस भी दे दें तो फिर संपूर्ण आज़ादी बाद में बात कर लेंगे। और वो बात जो है वो लाहौर कांग्रेस में हुई, मतलब दिसंबर 1929 में, और वहाँ पर ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि संपूर्ण आज़ादी जो है उसका होगा। और आपको ये याद होना चाहिए कि 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लॉन्च किया, क्योंकि 26 जनवरी हमारा वायदा था कि भारत में संपूर्ण आज़ादी आएगी, और उस संपूर्ण आज़ादी की एक ओथ गांधी जी ने लिखी। उसका पहला पैराग्राफ जो है वो मैं आपको सुना देता हूँ, बाकी पूरी पढ़ी है। उसमें उन्होंने लिखा कि जो सरकार लोगों को विद्या नहीं दे सकती, जो सरकार लोगों को सेहत का प्रबंध नहीं कर सकती, जो नौजवानों के लिए जॉब्स नहीं दे सकती, जो सरकार लोगों के सिर ढकने के लिए मकान नहीं दे सकती, उस सरकार को हटाने का ही नहीं, अबॉलिश करने का हक है। अबॉलिश वर्ड गांधी जी ने लिखा, क्योंकि वो जो पूरा मोमेंटम बना, और उस मोमेंटम को भगत सिंह दूसरी तरह डिफाइन करते हैं। और वो एक वर्ड मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि वी ओनली एक्टेड एज वैन गार्ड ऑफ द ब्रॉड नेशन, कि हम जो बड़ी कौमी लहर चल रही थी उसके अगुआ के तौर पे हैं, उसके लिए रास्ता बना रहे हैं। और ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि कराची कांग्रेस में ही 2 रेजोल्यूशंस पास हुए, क्योंकि भगत सिंह क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जी आपने संपूर्ण आज़ादी तो कह दी, लेकिन संपूर्ण आज़ादी का जो भाव है लोगों को क्या मिलेगा उसमें? आप ये कह के कि जी वहाँ करप्शन नहीं होगी, वहाँ शराबबंदी होगी, ये बहुत ऊपरी बातें हैं। उनके जीवन में बराबरता लाने वाली कोई चीज़ या उनको कोई हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और ये जो फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन है, ये कराची कांग्रेस में पेश किया गया, और ये मतलब और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो हमने आयरलैंड के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से उससे सीखा, और जवाहरलाल नेहरू जी क्योंकि प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वो पेश किया। और दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि तिरंगा झंडा 3 वैल्यूज़ के साथ भी कराची कांग्रेस में अडॉप्ट किया गया।
क्योंकि वो कहते हैं ये तीन रंग जो हैं ये तीन सामाजिक कदरों के रंग हैं जिन पे समाज आगे बनता है, और वो है इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। और जो आपका प्रीएम्बल है, मैं समझता हूँ कि वो उसको ट्रांसलेट करता है, उसके साथ जो सोशल जस्टिस वाली बात वो आ गई। तो इसलिए वो पूरी आज़ादी की लहर का वो हिस्सा जिसने हमें ये मूल आधार दिया, जिसे हम आज मतलब स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या रूह है उसकी। तो इसलिए उस डिबेट में से ये निकला। और भगत सिंह का एक और जो है जिसे हमें अब ज़्यादा जानना चाहिए, तो भगत सिंह और दत्त ने अपनी जो स्टेटमेंट दी असेंबली में, उसमें उन्होंने बड़ा अपने आप को डिफ़ाइन किया कि वी हम्बली सबमिट टू बी सीरियस स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, कंडीशंस ऑफ आवर पीपल एंड देयर एस्पायरेशन। कि हम बड़ी निम्रता से आपको ये बताना चाहते हैं कि हम इतिहास के बहुत गंभीर विद्यार्थी, गंभीरता से इतिहास को पढ़ने वाले हैं, और अपने लोगों की हालत क्या है उसको भी बड़ी असी गंभीरता से देखा है, और लोग क्या चाहते हैं वो एस्पायरेशन जो उनकी आशाएं हैं उनको लेकर चलते हैं। तो ये जो कॉमन ग्राउंड है, और इसी नस्ल का भी ये तीनों शब्द जो हैं ये कॉमन ग्राउंड है भगत सिंह, महात्मा गांधी और अम्बेडकर साहब से। ये तीनों ही, क्योंकि अम्बेडकर साहब के बारे में कि उन्होंने डबल BSc किया, आपको पता है, PhD के बाद एक स्पेशल रिसर्च के बाद डॉक्टर ऑफ साइंस मिलता है। वो लॉ के डॉक्टर ऑफ साइंस थे, उससे उनकी तसल्ली नहीं हुई, फिनांस के डॉक्टर ऑफ साइंस भी बने, क्योंकि जो इंपीरियलिज्म है वो फिनांस पे चलता है। और यहाँ पर हमें समझ लगती है कि अम्बेडकर साहब का जो बहुत डीप कंसर्न था, क्योंकि जो उन्होंने इतना पढ़ने के बाद भी इस समाज ने उनको वकालत नहीं करने दी, तो उनको लगा कि मैं इतना पढ़ने के बाद भी अगर लिबरेट नहीं हो पाया तो मुझे कुछ अपने लोगों के लिए करना चाहिए। और वो उसके लिए रहे कि जब भी कभी कोई बात हो तो मेरे जो लोग हैं, मतलब उनका हक, दलित का हक जो है वो सुरक्षित होना चाहिए। इसीलिए कई दफ़ा हमें लगता है, और कई दफ़ा हमारे जो नए अम्बेडकराइट हैं वो भगत सिंह और अम्बेडकर को भी कर देते हैं कि जी वो सॉर्टर्स के ख़िलाफ़ थे, ये सॉर्टर्स के हक़ में थे। हालांकि कहीं पर भी अम्बेडकर साहब ने सॉर्टर्स मतलब उसके साइमन कमीशन के हक़ में नहीं बात की। उन्होंने तो ये कहा कि अगर कोई बात होने वाली है तो मेरे लोगों का जो हक़ है उसको मैं सुरक्षित करूँ। और इसमें एक बहुत खूबसूरत बात जो मुझे लगी, मैंने दोबारा पूना पैक्ट की पूरी कॉरस्पॉन्डेंट जो गांधी जी की चल रही है वो पढ़ी, तो मुझे लगा कि गांधी जी तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज कर रहे हैं, क्योंकि जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी उस पर ब्रिटिशर्स ने ये कह दिया कि हम दलितों को रिजर्वेशन दे देंगे। गांधी जी कहते मुझे ये चिंता है कि अगर अंग्रेज़ों ने ये रिजर्वेशन दी तो ये जो हमारा समाज, पिछाड़ी समाज है, ये तो इनको जिंदा नहीं रहने देगा। तो इसलिए उसका मतलब एक ही हल है कि हम खुद इनसे दिलवाएं कि ये जो रिजर्वेशन की बात है ये समाज देगा, और वो मालवीय जी के साथ उनकी टकराव, क्योंकि मालवा जो जितना भी है वो मिलकर भोकरताल किया उन्होंने, वो मिलने आते हुए कहते थे अंग्रेज़ क्यों दे, आप समाज में ये क्यों नहीं देते, तो वो उन्होंने करवाया। और वो मतलब पूना पैक्ट जो है जिसको इस तरह लगाया जाता है कि अम्बेडकर वर्सेस गांधी है, एक्चुअली गांधी प्लेड ए बिगेस्ट रोल। उसको अम्बेडकर जी ने खुद इस चीज़ को माना कि वो जो बात थी कि उसके बाद देखिए एक मूवमेंट चली कि दलितों को मंदिरों में फूंक दी गई। पानी की लड़ाई उसके पहले अम्बेडकर साहब लड़ चुके थे कि मंदिर से ज़्यादा तो पानी की सांझ है, अगर कहीं कॉमन वाटर है तो उसमें हमें मिले। तो वो सारी एक लहर चली जिससे जो हरिजन मलवाला है कि, और इसीलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और जो आज के लिए भी है, क्योंकि आप कभी ना गांधी जी मुंजे के जो मतलब लेटर्स हैं वो पढ़ने वाले हैं, वो मुंजे को लिखते हैं कि आप बहुत शैतान लोग हैं, अपने मन की बात मेरे नाम पे करते हैं। और ये आज का भी जो, क्योंकि मुंजे सावरकर ये आज की वो पूरी मानसिक परिस्थिति में है, वो कहते हैं आप कहते हैं कि जो अछूत है ये तो हिंदू समाज का निकटवा रंग है, इसको मतलब हटाया नहीं जा सकता।
वो कहता है अगर आपका समाज ये मानता है तो उस समाज से मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उससे छुट्टी लेता हूँ। ये गांधी जी के मुझे को लेटर्स हैं कि लगातार इन इश्यूज़ पे, और किसी ने बड़ा ठीक कहा कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था को सीधा टकराते तो शायद उनको भी कोई और ना मिलता, लेकिन उन्होंने उसका सबसे कमज़ोर कड़ी जो है वो दी और उसको उन्होंने मतलब टकराव किया। तो इस तीसरी बात जो है कि मैंने अम्बेडकर साहब को भी काफ़ी पढ़ने की कोशिश की, तो मुझे एक चीज़ लगी कि वो सिर्फ इतने पर ही नहीं है। और ये जो बाँट वाली बात है, क्योंकि जलियांवाले बाग का ये 100 साल मनाया जा रहा है, तो मुझे एक उक्ति मिली जो ब्रिटिश हिस्टोरियन G.W. फॉरेस्ट की है। वो 1904 में लिख रहा है, क्योंकि 1904 में जो 1857 की, क्योंकि अभी प्रसून जी कह रहे थे हमें भी शायद 1857 जो है जैसे मतलब लपेट के दे दिया गया, हमने ले लिया, असल वो 1857 में है। 1857 में G.W. फॉरेस्ट जिसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे, क्योंकि वो इलाहाबाद में था, तो उसके बाद वो कहता है कि हम सब हिस्टोरियन और एडमिनिस्ट्रेटर 1857 से एक सबक सीखते हैं कि अगर भारत में, आपको ये गलतफहमी है कि भारत बहुत बिखरा हुआ है, इसमें बहुत जाते हैं, धर्म है, तो ये कभी हमें चैलेंज नहीं करेगा। कहता है ये समझ लीजिए 1857 ने हमें बता दिया है कि अगर ब्राह्मण और शूद्र, उसके वर्ड हैं कि अगर ब्राह्मण और शूद्र इकट्ठे हो गए और मुसलमान और हिंदू इकट्ठे हो गए तो आपका यहाँ पर रहना नामुमकिन है। और यही कारण था कि 1905 में कर्जन ने बंगाल को बांटा। ये भी एक बात समझने वाली है कि 1904 में ये कंक्लूजन ड्रा किया जाता है, और वो हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी किताब है उसकी G.W. फॉरेस्ट की। 1905 में ये पहला तजर्बा किया जाता है कि बंगाल को हिंदू मुस्लिम एरियाज में बांटा जाए। और वो रिवर्स कब होता है, जब 1909 में मतलब जो है वो मतलब सेपरेट इलेक्ट्रल रिफॉर्म दे दिए जाए। और उसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि उस रिफॉर्म पे हमारे लायलपुर का DC लिखता है मेरे पास, वो कहता है देखिए हम आपसे आगे से बहुत सियाने हो गए, वी आर वाइजर बाय द टाइम, कि पहले हम हिंदू मुसलमानों में लड़ाते थे, हमने ये तरीका ढूंढ लिया कि अब हिंदू हिंदुओं से लड़ेंगे, मुसलमान मुसलमानों से लड़ेंगे, क्योंकि अपनी अपनी इलेक्शन में जब वो कॉन्स्टिट्यूशन में लड़ेंगे तो उसमें दो ग्रुप बने। शायद ये बात जो है मतलब उसके, और जलियांवाले बाग में, और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि गांधी जी का जो पहला वो पीरियड है कि 1916 में लखनऊ पैकेट जो है मतलब तिलक एनी बसंत और मुस्लिम लीग में होता है, जहाँ पर एकता की, एक हिंदू सिख मुस्लिम एकता की बात होती है। वो हिंदू मुस्लिम एकता जो है आपको जलियांवाले बाग में मिलेगी। और जलियांवाले बाग में रामनवमी जो है वो कॉमन त्यौहार के तौर पे मनाई जाती है। उस रामनवमी का जो जुलूस है उसको लीड करते हैं डॉक्टर बशीर, और उनको बाद में इसलिए फांसी की सज़ा दे दी जाती है कि उन्होंने वो लीड किया था। वहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम पानी नहीं है। और उसके पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई कि जो कॉमन, क्योंकि लोगों में महंगाई थी, मुश्किलें थी, तो एक बहस हुई कि ये जो लोगों के भूख को पूर्ण करने की क्या करें। तो एक जो प्रो ब्रिटिशर ग्रुप था उन्होंने कहा चलो DC के पास चलते हैं, उसके पास स्पेशल पावर्स हैं, वो मतलब फेयर प्राइस दुकानें खुलवा देगा। दूसरे कहते हैं ये हमारी प्रॉब्लम है, ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए वहाँ लंगर लगना शुरू हो गया, और वो लंगर ने मतलब इतनी एकता बना दी कि धर्म और जात सबसे मुक्ति हो गई। और इसीलिए 10 अप्रैल को पहली दफ़ा लाहौर में भी और अमृतसर में भी गोली चलाई गई और 20-20 लोग मारे गए, क्योंकि वो एकता के खिलाफ लड़ाई हो रही थी। उसी का मतलब वो पूरा किस्सा जो है मतलब वो देखने वाला है कि इसको गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा मतलब उसमें वो भर रहे हैं। तो इसलिए जो पूरी लहर, और उसमें अगर हम इसकी पूर्वता को देखेंगे कि अगर भगत सिंह कर रहे हैं तो वो उसको एक लॉजिकल सिरे तक ले जा रहे हैं। और अम्बेडकर साहब जो हैं उनका भी मतलब अखीर पे उन्होंने जो मैसेज अपने लोगों को दिया वो 3 शब्द का है, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। कि पहले पढ़ो समझो, फिर उसके बाद अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, और फिर एजिटेट करो, फिर आप अपने हक के लिए लड़ाई करो। और जो नॉन वायलेंस का भगत सिंह का भी मतलब है, भगत सिंह कहते हैं
कि मास मूवमेंट हैव टू बी नॉन वायलेंट, लेकिन जब रुकावट आएगी तो शायद वो रुकावट के वक्त आप उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि जिसके साथ आपकी टक्कर है वो इतना क्रूर है कि वो उसको मतलब करेगा। कि दिल्ली के दंगों ने और उसके पहले भी आपके हरियाणा में भी हुए थे, मतलब जो जैसे जाट एजिटेशन कहते हैं, कि 36 घंटे के लिए आप अनप्रोटेक्टेड हैं। यहाँ भी यही हुआ था, हमने उसकी रिपोर्ट बनाई थी कि 36 घंटे के लिए आप कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर कार्नेज होता है, फिर वायलेंस होती है। अब दिल्ली में भी यही हुआ। इसका मतलब मुझे लगा कि लोगों को 36 घंटे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा नॉन वायलेंट मीन से, और ये दिल्ली में हुआ। कुछ अब मोहल्लों में आपस में हिंदू सिख मुस्लिम मिल के उन्होंने वहाँ पर वो दंगे नहीं होने दिए। तो इसलिए वो जो पूरा आज का संदर्भ है, और मुझे लगा कि मैं कनक साहब से भी इस पे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर की जो लास्ट स्पीच है वो डेफिनेटली हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो 25 नवंबर को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को दी, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे कि लोग कहते हैं कि ये अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई कहते हैं माड़ा है, तो मैं ये बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी कॉमन समझदारी बन सकी, और उसमें कांग्रेस ने मदद की कि वो बड़े डिसिप्लिन्ड लोग थे, तो उन्होंने इसको पूर्ण करने में मदद दी। लेकिन कल को जो राज करेंगे अगर माड़े हुए तो अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन को भी माड़ा बना देंगे, अगर अच्छे हुए तो माड़े कॉन्स्टिट्यूशन में से भी अच्छा निकल सकता है। मैं सुन और कहते मुझे फिक्र इसका नहीं है, मुझे फिक्र ये है कि भारत एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा अपनी आज़ादी खो चुका है। आज जो हमें मिला है ये कैसे खोएंगे? कहते हमारे अपने ही लोग इसमें इसके खिलाफ जाएंगे। और इसी पे भगत सिंह ने वार्न किया था कि जब सामाजिक तरक्की रुक जाती है तो पिछाखड़ी ताकतें जो हैं वो भारू हो जाती हैं, और वो जब भारू होती हैं तो उससे बचने के लिए एक इनकलाबी स्पिरिट की ज़रूरत होती है। और आज मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगी कि फ्रांस में एक डिबेट हुई कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो इनकलाबी संवेदना या पैशन पैदा किया था, एक चेतना पैदा की थी, उसको लेके उन्होंने कहा कि चलो दुनिया में देखें कि कहीं और भी ये चेतनता इनकलाबी पैशन, इनकलाब नहीं है इनकलाबी पैशन, जिसमें आप लगातार काम करते हैं। तो दे के कंक्लूडेड कि भगत सिंह रिप्रेजेंट्स दैट रेवोल्यूशनरी पैशन, और वो किताब का नाम ही रेवोल्यूशनरी पैशन है। वो फ्रेंच में हुई, उसके बाद इंग्लिश ट्रांसलेशन आया और उसके टाइटल पे भगत सिंह। दैट मीन्स कि हमारी सोसाइटी ने वो इनकलाबी पैशन पैदा किया। वही इनकलाबी पैशन आपको गांधी जी में मिलेगा, उनकी कंटिन्यूटी है। और उसमें लास्ट बात जो है, क्योंकि जब दंगे होते हैं तो मैंने गांधी जी से सवाल किया, क्योंकि मैं सवाल करना चाहिए आपको। मैंने कहा कि जो पहले दंगे हुए थे 46 में वो अहमदाबाद में हुए, उसके बाद नौखली में हुए। तो वो अहमदाबाद गांधी जी का घर है, मतलब वहाँ पर पटेल साहब जो हैं वो होम मिनिस्टर हैं भारत के, और मुरारजी देसाई जो हैं वो दिल्ली और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के मतलब प्राइम मिनिस्टर कहते थे या चीफ मिनिस्टर हैं। तो मैंने कहा गांधी जी क्या कर रहे थे? तो गांधी जी के 2 मुझे पत्र मिले जो उन्होंने मुरारजी देसाई को लिखे। उन्होंने कहा कि भाई वो दंगे हो रहे हैं, ये पॉलिटिकल काम है, आप पॉलिटिशियंस को वहाँ जाके इसको सुधारना चाहिए। तो मुरारजी देसाई लिखता है कि जी मैंने पटेल जी से भी पूछ लिया है, वो कहते हैं नहीं हम वहाँ पुलिस भेजेंगे, आर्मी भेजेंगे, वो इसको करेंगे। तो अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं कि अगर आप ये जो राजनीतिक प्रॉब्लम्स हैं उनको मिलिट्री और पुलिस से हल करना चाहेंगे तो आप मिलिट्री पुलिस के गुलाम हो जाएंगे, वो कभी हल नहीं होगा। ये जो संवेदना, उसी संवेदना को लेके वो नौखली गए। जैसे उन्होंने कहा कि एक आदमी डंगोरी लेके आया और उसने वहाँ पर शांति बनाई। तो ये जो पैशन है उसको हमें, और ये पैशन आपको मतलब अम्बेडकर साहब से मिलेगा। जो कॉमन ग्राउंड है वो तीनों का रेवोल्यूशनरी पैशन है अपने लोगों के भले के लिए। हालांकि भगत सिंह उस पर क्रिटिक करते हैं कि गांधी जी इज़ ए फिलंथ्रोपिस्ट, वो लोगों का भला चाहना चाहते हैं, लेकिन भला चाहने से समाज बदलता नहीं। तो समाज बदलने के लिए आपको एक साइंटिफिकली ओरिएंटेड डायनेमिक सोशल फोर्स चाहिए।
अब यहाँ पर भगत सिंह डिफाइन करते हैं, और वो सोशल डायनामिक फोर्स जो है वो अम्बेडकर साहब ने पैदा की। मैंने वो भी पढ़ना चाहा कि जब वो अम्बेडकर साहब अखीर पे, क्योंकि दो अल्टरनेटिव थे, जैसे पहले तो वो आए पंजाब के भी सिखों ने किसी वक्त जो हमारे दलित लोग हैं उनको बराबरता दी है, अगर वहाँ बराबरता है तो मैं उनको कहूँगा कि आप सिख बन जाइए। लेकिन उन्हें निराशा ये हुई कि वो बात जो है वो गुरु गोविंद सिंह के वक्त की थी, अब वाली जो है वहाँ पर तो बड़े मुश्किल है, और उसमें भी एक और वो नहीं आया। उसके बाद उन्होंने जो उनकी पूरी 36 पॉइंट की आखिरी स्पीच है, क्योंकि वो काफ़ी सेहत ख़राब थी, जो उन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करने के वक्त दी, तो उसमें एक पैराग्राफ है कि जो कॉमन आदमी है उसको कोई ना कोई डगोरी चाहिए, और वो धर्म की डगोरी लेके चलता है, लेकिन मैं कौन सी डगोरी पकड़ाऊँ जिससे वो आगे चल सकें। तो मैं समझता हूँ कि बुद्धिज़्म जो है वो बेटर अल्टरनेटिव है, और उन्होंने बुद्धिस्ट को अपनाया, और जिसमें से मैं अमृत्य सेन का जो एनालिसिस है कि अगर आप बुद्ध जो है वो मिस्टिसिज्म की बजाय रियलिटी को काम करता है, बुद्ध समाज की जो रियलिटी है, और उसमें वो कहता है कि इसको बदलो। और ये बिल्कुल ठीक बात जो है, क्योंकि आज कनक तिवारी जी ने मैं याद दिलाया केटी शाह की, तो मुझे याद आया कि भगत सिंह ने अपनी जेल नोटबुक में एक पेज जो है वो रशियन रेवोल्यूशन पे लगाया, और उसका जो टाइटल दिया उन्होंने वो केटी शाह जी की किताब है द रशियन एक्सपेरिमेंट 1917 to 27, कि वहाँ क्या तजर्बा हुआ। उसी तजर्बे से उन्होंने समाजवाद वर्ड जो है उसको जन्म दिया कि ना बराबरी जो है उसका हल तो बराबरी है, और बराबरी भाईचारे के बगैर नहीं आती। तो ये जो कॉमननेस है, गांधी जी भी बराबरता की बात करते हैं। और जो तीसरी, मैं समझता कि आज जब आप कह रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें वो पहले 51 क्लासेस जो हैं उनको लोगों की ज़बान में, और मैं कई देर से बात कर रहा हूँ, मैं शीन बाग भी गया, मैंने कहा कि उसमें दो ऐसे रख दिए गए, वो कहा कि ये कोर्ट नहीं डिसाइड करेगी कि सरकार की जनता के प्रति जो जिम्मेवारी है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, उसकी अदालत नहीं करेगी, उसमें लोग करेंगे। और जो फंडामेंटल, क्योंकि हमें 2 दफ़ा बताया गया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने शायद खुद वो नहीं पढ़ा कि फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़ क्या है, लेकिन हमें कहते हैं ड्यूटीज़ करिए, उनको बाद चीफ जस्टिस ने भी कह दिया। तो मैंने कहा कि चलो पढ़ लें कि ये ड्यूटीज़ क्या है। ड्यूटी ये है कि हम जो संविधान की रूह है, जो संविधान की रूह है, मतलब उसको हम आगे बढ़ाएंगे और संविधान को प्रोटेक्ट करेंगे। आज शीन बाग और वो पूरी मूवमेंट वो संविधान को बचाने की मूवमेंट है, उसकी रूह को बचाने की मूवमेंट है। दूसरा बात है कि जो आज़ादी की लड़ाई के संघर्ष में हमारे सामने आदेश थे, उन आदेशों पे पहरा देना और उनको आगे बढ़ाना। तो उसमें तो मतलब ये तीनों जिनको हम कर रहे हैं, और शायद चौथा हमें नेताजी को भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि उन पे बहुत कम हमने सुना, नहीं तो हम धरातल उनके लिए छोड़ रहे हैं। नेताजी वो हैं जिन्होंने भगत सिंह का 2 फरवरी 1931 वाला प्रोग्राम पढ़ा, बंगाल में सर्कुलेट किया, और भगत सिंह का जो नारा था डाउन विद इंपीरियलिज्म लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, उसको पूरा किया उन्होंने रामगढ़ पैरेलल कांग्रेस में, जहाँ था कि नो कॉम्प्रोमाइज विद इंपीरियलिज्म। शायद हमने नेताजी का वो नो कॉम्प्रोमाइज विद इंपीरियलिज्म, जिसमें उनके साथ गदर पार्टी वाले बाबा भकना, मतलब स्वामी सहजानंद सरस्वती, वो लोग थे, 1 लाख की थी, तो वो मतलब भी है उसका जो आगे बढ़ता रहा। और ये जो आखिरी और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ह्यूमनिज्म भी है कि हम इंसानियत की कदरों को बढ़ाएं। तो मुझे लगा कि शायद हमें वाकई सीरियसली पढ़ के, और ये दोनों जो मतलब अनुच्छेद हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कोर्ट में नहीं होंगे, वो लोगों की अदालत में होंगे, और लोग अदालत ये करेगी। आज लोग कर रहे हैं, यही इसका मतलब आगे। और मैं समझता हूँ तीनों की स्पिरिट जो है वो इस मूवमेंट को, अगर इस आधार पे हम सरकार को ये प्रश्न करने लग जाए कि ना बराबरी आज क्यों है। मैं आज ही पिप्टी की एक नई किताब आई है जिसने इनइक्वालिटी पे काम किया है, द कैपिटल एंड आइडियोलॉजी, वो नई किताब अभी आई है उसकी। तो उसमें भी उसने कहा कि जो धरातल है वो समाजवाद के ही तरीके से होगी, बराबरता, और बराबरता भाईचारे के बगैर नहीं आती।
तो तीनों का जो है कि उस भाईचारे को, उस बराबरता के प्रिंसिपल को हमने कैसे लाना है, शायद इसी धरातल पे हमें आगे भारत को बिल्ड करना है, इसमें बहुत सी क्षमता है। तो धन्यवाद। नाउ मैं